बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12th के बच्चों के लिए जो चैप्टर हमने शुरू किया था वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बहुत इमेंस और इंपॉर्टेंस का चैप्टर था, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। पहली क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उसको एक क्विक रिकैप लेकर के चलते हैं। चलो बताएंगे सबसे पहले क्या कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो दी गई थी वो किसने डिस्कार्ड की? वो डिस्कार्ड की हिप्पोक्रेट्स ने बाय द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी के बाद ये सब खत्म हो गया। इसके बाद डिसऑर्डर 3 तरह के बताए गए थे। कौन कौन से? जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस। ठीक है, इन तीनों से बचने के लिए हमें लॉन्गिविटी बढ़ाने के लिए हमारे लिए हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की डेफिनेशन जो थी क्या थी? सोशल वेल बीइंग, सोशल वेल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग को हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे हेल्थ। ठीक है, इसके बाद आए थे हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए और ये सब बातें कि मॉस्किटो नेट्स का उपयोग करना चाहिए, वेक्टर्स को ब्रीडिंग प्लेस नहीं देना चाहिए, ये सब बातें हुई। फिर इसके बाद इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बताई गई थी। इसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ डिस्कस करने में सबसे पहली डिजीज़ डिस्कस की थी हमने टाइफाइड, जो साल्मोनेला टाइफिमोरियम नाम के बैक्टीरियम से होती थी। इसके जो सिम्टम्स थे वो क्या थे भैया? सिम्टम्स 6 थे, 6 याद कराए थे। याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश करना। क्या था? सस्टेन्ड हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सस्टेन्ड हाई फीवर, इसके बाद आपका वीकनेस, इसके बाद आपका स्टमक पेन, उसके बाद आपका हेडेक, इसके बाद आपका कॉन्स्टिपेशन, इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट। ये 6 सिम्टम्स थे। जब बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती थी तो क्या हो जाता था? डेथ हो जाती थी। कैसे? बाय परफोरेशन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस और डेथ हो जाती थी। ठीक है, मैरी मेलोन का केस बताया था, जो कि एक जिनको टाइफाइड मैरी नाम से भी जाना जाता था। विडाल टेस्ट से हम टाइफाइड की जाँच करते हैं। इसके बाद मैरी मेलोन जो कुक थी और उन्होंने क्या किया? हर जगह जा करके टाइफाइड को फैलाया था जिन जिन घरों में वो खाना बना रही थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होने वाले रोग, निमोनिया की। इसके 4 सिम्टम हमें बताए गए थे। अच्छा, ये एरोसॉल से होता है, जबकि पहला वाला जो हमने डिजीज़ बताई थी कौन सी? टाइफाइड, वो कैसे हो रहा था? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा था। इसके बाद जब हम आगे बढ़े और निमोनिया की बात की तो निमोनिया एरोसॉल इन्फेक्शन से हो रहा था बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अच्छा, इसके 4 सिम्टम्स हमने बताए थे क्या? अच्छा, ये लंग्स को इफेक्ट करता है, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, और वहीं पर टाइफाइड जो था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को इफेक्ट कर रहा था। ठीक है, इसके बाद जो हमारी निमोनिया की डिजीज थी उसके जो सिम्टम्स थे वो 4 बताए गए थे। कफ, हेडेक, फीवर, चिल। फीवर एंड चिल जो एक साथ आ रहे थे, मतलब जाड़ा दे करके बुखार आ रहा था, कफ हो रहा था, हेडेक, सिर दर्द हो रहा था। बहुत सीवियर कंडीशन हो जा रही थी, जो नेल्स थे वो ग्रे टू ब्लू टर्न हो जा रहे थे। इसके बाद और आगे बढ़े और हमने बात की कॉमन कोल्ड की। कॉमन कोल्ड के जितने सिम्टम्स बताए थे याद है किसी को? चलिए कॉमेंट में करके बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आज हम लोग प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, जिसमें पहली डिजीज है हमारी मलेरिया। मलेरिया बहुत ज़्यादा बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फलाने को मलेरिया से डेथ हो गई, फलाने को मलेरिया हो गया, या फिर ऐसा बताया जाता है मलेरिया एक असाध्य रोग है। अब हालांकि असाध्य नहीं बचा है, इसकी बहुत अच्छी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है, मलेरिया से व्यक्ति बच जाता है। लेकिन फिर भी मलेरियल पैरासाइट की बात करेंगे तो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोन है। अच्छा, इसकी 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियम और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अच्छा, एक गौरतलब बात याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये कैसा मलेरिया कॉज करता है? मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। इसमें डेथ आपकी इंश्योर हो जाती है एक बार अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ने आपको अपना होस्ट बना लिया तो आपकी डेथ इंश्योर कर देता है। तो इसलिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कैसा है? वो आपका मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोन है। इसके बाद बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की। अच्छा, लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है इसके 2 होस्ट होते हैं। 2 होस्ट हैं। एक होस्ट है आपका फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, और दूसरा होस्ट कौन सा है? सेकंड होस्ट कौन सा है? ह्यूमन, मनुष्य। ठीक, इन 2 होस्ट के थ्रू ये लाइफ साइकिल को अपनी पूरी परफॉर्म करता है। अच्छा, जब 2 होस्ट होते हैं तो उसको डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, जिससे जो बायो वाला बच्चा होगा, जिसने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, उसको ये टर्म पता होगा। चलिए इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे।
और आपको बताएंगे कि प्लाज्मोडियम कैसे वर्क करता है। मान लो कि एक कोई नॉर्मल इंसान था, उसको किसी प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाले मॉस्किटो ने काट लिया, एनोफिलीज मॉस्किटो ने, ठीक है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो ने काटा और उसके जो स्पोरोजोइट्स हैं, स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? स्पोरोजोइट्स एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जो एनोफिलीज मॉस्किटो है उसके सेलेवरी ग्लैंड्स में स्टोर होते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए, स्पोरोजोइट्स जो थे वो कहाँ पहुंच गए? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच गए? लीवर सेल में पहुंच गए। अच्छा, जैसे यहाँ पर काटा और फिर ब्लड के थ्रू उसने अपने स्पोरोजोइट्स जो हैं वो स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुँचा दिए? लीवर सेल्स में पहुँचा दिए। अच्छा, आपको पता होगा जो लीवर सेल है उसका काम क्या होता है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे पढ़ाने का तरीका भी इस टॉपिक को थोड़ा अलग सा है, जो आपको क्लियर कट ये टॉपिक, ये जो डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, ये समझ में नहीं आता है कई सारे बच्चों को। तो इसको क्लियर करने के लिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझाने जा रहे हैं। देखिए, लीवर सेल जो ह्यूमंस में पाई जाती है, वो लीवर सेल का काम क्या होता है? फूड स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। मेन जो फंक्शन है, लीवर को बनाया इसलिए गया है कि फूड को, ग्लाइकोजन को स्टोर करे ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अच्छा, अब देखो, हमारा स्पोरोजोइट जो था प्लाज्मोडियम का, वो लीवर सेल में एंटर कर गया है। ये देखिए, आपको कई सारे स्पोरोजोइट्स ये दिखाई पड़ रहे हैं। अब लीवर सेल में पहुंचने के बाद इसने देखा कि बहुत सारा खाना है। अब चूंकि खाना है, मान लो कि कोई अमीर बाप की औलाद है, उसको खूब सारा खाना मिल रहा है, तो भाई वो क्या काम करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। वो क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। ध्यान रखना, जब भी कहीं पर भी बायोलॉजी में, कहीं पर भी जूलॉजी में, जहां पर भी खाने की प्रचुर मात्रा होती है, फूड एंड फोडर प्रेजेंट होता है, वहां पर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जब खाना प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ फूड होती है, ड्रास्टिक कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर स्विच कर लेता है। कौन? कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। तो लिवर सेल में हमारा खाना था, खूब सारा प्रचुर मात्रा में खाना था, तो उसने क्या किया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और इसके बाद लिवर सेल से उठ करके ये आरबीसी में पहुंच गया। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया कहां पर? लिवर सेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया लिवर सेल में। ये देखिए, ये थे, ये बढ़ करके खूब सारे मात्रा में लिवर सेल से आरबीसी में पहुंच गया। अब आरबीसी में पहुंच के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एनसीईआरटी कुछ यहाँ पर किसी तरह से भैया मतलब गलतियां हो जाती हैं, मनुष्य ही हैं, भगवान नहीं। यहाँ पर लिख गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आरसीबी में, सिग्नेट रिंगिंग स्टेज और साइजोन्ट स्टेज, देन गेमेटोसाइट्स, इस तरह से 4 स्टेजेस पाई जाती हैं जब इरेथ्रोसाइटिक साइकिल चलती है। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान दे देना, ये जो है आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं, पता है कि नहीं पता है? तो जब भैया आरबीसी के बाहर लीवर सेल में होती है तो इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल, और जब आरबीसी में होती है तो इसको इरेथ्रोसाइटिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ कहाँ? आरबीसी में। आरबीसी में ये देखिए हमारी सिग्नेट रिंग स्टेज से ये बाहर आ गई। अब ये सिग्नेट रिंग स्टेज कन्वर्ट हुई किसमें? मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स में। फीमेल गेमेटोसाइट है और ये मेल गेमेटोसाइट है। अब देखो, लीवर में तो खाना था, आरबीसी में खाना नहीं था, तो यहाँ पर जब खाना नहीं प्रेजेंट है तो भैया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। कौन? हमारा प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट। इसने क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेल और फीमेल गेमेटोसाइट बना दी। अब मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स जो थी, ये मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स जो थी, ये चौक टूट गई, चलो कोई बात नहीं। मेल और फीमेल गेमेटोसाइट ह्यूमन के ब्लड में छोड़ दी गई, क्योंकि आरबीसी में बनी है, तो ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी को बर्स्ट करके, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आरबीसी को बर्स्ट किया है यहाँ पर, ये देखिए टूटी हुई आरबीसी, इसको बर्स्ट करके बाहर निकली और ऐसे ही प्लाज्मा में फ्लो कर रही हैं। अब इसके बाद एक नया साफ सुथरा मच्छर, एनाफिलीज ही है, एनाफिलीज वेक्टर जो है वही मच्छर आ करके, जिसके अभी उसके पास कोई भी प्लाज्मोडियम का पैरासाइट नहीं है, लेकिन जब वो आ करके इस ह्यूमन ब्लड इस इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बैठेगा और इसको काटेगा, तो इसके ब्लड के थ्रू ये गेमेटोसाइट्स कहाँ चली जाएंगी? इसके गट में चली जाएंगी। गट मतलब पेट। मॉस्किटो ने काटा, गेमेटोसाइट गोज टू फीमेल मॉस्किटो, जो नया फीमेल मॉस्किटो है उसके पास गेमेटोसाइट्स चली गई। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन जैसे ही गट में पहुंची, गट में इससे
अपना जो फेवरेबल पीएच है उसको पाया, और फेवरेबल पीएच पाते ही मेल और फीमेल गेमीट्स के बीच फर्टिलाइजेशन हो गया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोजॉइट स्टेज और आकर के कहाँ, सैलिवरी ग्लैंड, जो किसकी सैलिवरी ग्लैंड, ह्यूमन की कि मॉस्किटो की, मॉस्किटो की। भैया बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना, मॉस्किटो की, एनाफिलीज मॉस्किटो जिसके गट में फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसके सैलिवरी ग्लैंड में आकर के स्पोरोजॉइट स्टोर हो गई। अब स्पोरोजॉइट जब स्टोर हुई और इस वाले मच्छर ने, इन्फेक्टेड वाले मच्छर ने आकर के एक सामान्य नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन को काटा, तो फिर से उसको इन्फेक्ट कर दिया। ये हुई हमारी क्या, ये हुई हमारी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ पे जब आरबीसी को बर्स्ट करने की बात बताई थी, तो आरबीसी को बर्स्ट करना इतना आसान नहीं होता। आरबीसी जब बर्स्ट होती है ना, तो आरबीसी बर्स्ट होने पर एक टॉक्सिन निकलता है, रिलीज होता है, टॉक्सिन रिलीज्ड व्हेन आरबीसी बर्स्ट्स इन मलेरिया। जब मलेरिया में आरबीसी बर्स्ट होती है तो जो टॉक्सिन निकलता है, उस टॉक्सिन का नाम क्या है, बताएगा कोई, नहीं बताएगा, चलो हम ही बता देते हैं, हीमोजोइन। हीमोजोइन वो टॉक्सिन है जिसके कारण ही फीवर आता है। कि कब, जब मलेरिया होता है तो मलेरिया में फीवर किसके कारण आता है, हीमोजोइन के कारण आता है। और ये कब निकलता है, जब आरबीसी रप्चर करती है, आरबीसी बर्स्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3-4 दिन तक ये फीवर रिकरिंग, मतलब 3-4 दिन बाद रुक करके, फिर 3-4 दिन बाद रुक करके फिर से फीवर आएगा, खूब तेज जाड़ा दे करके बुखार आता है। ये किस कारण से होता है, ये हीमोजोइन निकलने के कारण से होता है। मान लीजिए कि लीवर सेल में इन्फेक्ट किया, उसके बाद 3-4 दिन बाद ये लीवर सेल से आरबीसी में पहुंची, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करके जब बर्स्ट करेगी इसको, तभी हीमोजोइन निकलेगा। तो इस काम में 3-4 दिन लग जाते हैं, इसलिए 3-4 दिन बाद ही बुखार आता है। ठीक, ये बात यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखिए। और इतने बेहतरीन तरीके से आपका ये प्लाज्मोडियम जो वेक्टर है, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है, उसका ये टॉपिक, उसकी लाइफ साइकिल, मलेरिया की लाइफ साइकिल, मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल हमने खत्म कर दी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इसके बाद अगला टॉपिक अमीबियासिस पढ़ाएंगे। चलो, ये समझ में आ गया था ना, 10 सेकंड बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करेंगे किसकी, अमीबियासिस की। इसी को क्या बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। अब ये जो अमीबिक डिसेंट्री है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एच स्मॉल होता है भैया, स्पीसीज का एच है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये कहाँ पाया जाएगा, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हाउस फ्लाई जो वेक्टर है, हाउस फ्लाई घर की मक्खी जो है, वो ही एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। और ये डिजीज़ किस कारण से होती है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब समझ रहे हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अमीबियासिस से पीड़ित है। अब अमीबियासिस से पीड़ित होने के कारण उसने जाकर के मान लीजिए अपने पॉड में स्टूल पास किया, पॉटी किया, फिर इसके बाद अब पॉटी करने के बाद उसने फ्लश कर दिया। फ्लश करने के बाद जो सीवर में सीवेज का पानी है, वो सीवेज का पानी किसी ऐसे मान लो कि कोई मलिन बस्ती थी, वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर तो सब ऐसा खुला हुआ था, तो क्या हुआ, किसी बच्चे के ने कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, उसका बॉल चला गया पानी में, उस नाली में। ठीक है, उसने बॉल ऐसे प्रॉपर निकाला, हाथ पैर सही से नहीं धुले, और देन खाना खाने बैठ गया। अब वो हाथ गया अंदर, तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू
ये डिजीज इस तरह से हो सकती है। या दूसरा तरीका, मान लीजिए कि खुले में किसी ने पॉटी कर दिया, क्योंकि डिसेंट्री है भाई कभी भी लग सकती है, तो उसने खुले में पॉटी कर दिया। अब खुले में पॉटी किया तो मक्खी आकर के उस पर बैठी, अब मक्खी आकर के बैठी, मक्खी भैया खाने पर भी बैठ गई, खाने पर बैठी तो उसने जो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन है, इस प्रोटोजोन को उस खाने पर छोड़ दिया। अब खाने पर छोड़ा तो खाना खाने वाला व्यक्ति भी अमीबिक डिसेंट्री से पीड़ित हो गया। ठीक है, ये तरीके होते हैं अमीबिक डिसेंट्री के फैलने के। अच्छा, इसका इससे इफेक्ट कौन सा ऑर्गन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है। यहाँ पर सब लिखा है नीचे, लेकिन वहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा इधर लिख देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन में ये इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद बताएंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो भैया सिम्टम्स देखिए, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, म्यूकस विद ब्लड क्लॉट्स। देखो स्टूल जो निकलेगा ना, स्टूल मतलब जिसको भी एमीबिएसिस हो जाएगी, उसके स्टूल में म्यूकस बहुत होगा और ब्लड क्लॉट्स भी होंगे। ब्लड क्लॉट्स तो मान लीजिए कि सीवियर कंडीशंस में आते हैं, बट म्यूकस तो जैसे इनिशियल स्टेज होगी डिसेंट्री की, एमीबिक डिसेंट्री की, तो भी म्यूकस आने लगता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे मतलब पेट दर्द होगा, खूब कस के दर्द होगा, ऐठन मरोड़ होगी, और देन म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स किस में आएंगे? स्टूल्स में। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्रोटोजोन कॉजिंग डिजीज। ये दोनों बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, इंपॉर्टेंट बात है, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी एमीबिएसिस होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कल टाइफाइड पढ़ाई थी। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।